Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलेरी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंडीशन क्रिएट हुई है मैक्सिको के पास. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द जीन एडिटेड मस्टर्ड. यहाँ हम समझेंगे एडिटेड और मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द कोस्टल रैप्टर्स, जो कि यहाँ पर इंडिया में टावर्स के ऊपर अपना होम बना रहे हैं. नेक्स्ट वील बी कवरिंग अबाउट द फार साइड एरिया ऑफ द मून विच इज़ द डार्क साइड. अलॉन्ग विद दैट वील बी टॉकिंग अबाउट द डिजिटल डिवाइड इन ट्राइबल कॉलोनीज इन केरला. साथ ही हम देखेंगे सऊदी एंड यूएई डिवाइड के बारे में. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द ड्रिलिंग इन द नॉर्थ ई, द ग्रेट history and environmental concern associated with it. And lastly, we'll be talking about the Ecuadorians reject oil drilling in the Amazon. So without wasting any time, let's see what is in the news. चलिए बात करने वाले हैं हम हरिकेन हिलेरी के बारे में, जो कि मूव कर रहा है कैलिफोर्निया के पास. इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि अपने आप में एक रेयरेस्ट कंडीशन है जो क्रिएट हो रही है. देखिए, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो रहा है हिलेरी, जो कि मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला के पास यहाँ पर मूव कर रहा है और यहीं से मूव करता हुआ ये जाने वाला है सदर्न कैलिफोर्निया में. जब हम इस तरीके के इवेंट्स की बात करते हैं तो ये अपने आप में 84 साल में 84 ईयर्स में पहला ऐसी इंसिडेंट है जहां पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है सदर्न कैलिफोर्निया के पास में. इसी की वजह से फ्लैश फ्लड, मड स्लाइड, साथ ही आप देखेंगे विंड्स, पावर आउटेज जैसी बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है. क्यों ये इतना अनयूजुअल है एंड वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस हरिकेन. देखिए, यूएस के जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ हरिकेन की कंडीशन क्रिएट हो. रादर जो मोस्टली हरिकेन्स की कंडीशन बनती है वो बनती है ईस्टर्न कोस्ट में. कारण क्यों, उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब आप यूएसए की ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको दिखाई देगा वार्म करंट, राइट. और हरिकेन को डेवलप होने के लिए लगभग 26 डिग्री का वार्म करंट चाहिए. अदर देन दैट अगर आप वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फोकस करेंगे तो यहाँ पर आने वाला कोल्ड करंट हरिकेन की पॉसिबिलिटी को नेग्लिजिबल कर देता है. अब इसी की वजह से आप देखेंगे ये जो हिलेरी हरिकेन है, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया और मैक्सिको की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे एक अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री का निर्माण यहाँ पर कर रहा है. अगर हम इसके पहले की कुछ इंसिडेंट्स की बात करें तो इसके पहले ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने कैलिफोर्निया को इम्पैक्ट किया था, लेकिन केवल ऑफशोर कैटेगरी में. ऑल राइट, अब हिस्टोरिकल रियलिटी या एंटीसिपेशन क्या है उसको भी जानना होगा. देखिए, हरिकेन हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहे हैं यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट में. जैसे आप बात करेंगे तिजुआना, मेक्सिको विद इट्स हिली टेरेन, डेंस पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, इट फेसेस अ लॉन्ग 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 रिस्क, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने के लिए मिल सकता है. हरिकेन हिलेरी की वजह से जितना भी यूएसए का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर लैंडस्लाइड के अलावा फ्लडिंग की कंडीशन बन जाएगी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगा. कारण क्यों, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है फॉर द हरिकेन जितना आपको ईस्टर्न कोस्ट देखने के लिए मिलेगा. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यूएसए जो ये जो हरिकेन है, इसको लगभग 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में तो आसानी से मिल जाता है ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम, जो कि इक्वेटोरियल वाटर को यहाँ पर नॉर्थ की साइड लेकर आ जाती है. लेकिन वहीं अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये कोल्ड करंट के थ्रू हमें देखने के लिए मिल जाता है और ये इसको यहाँ पर हरिकेन की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है, राइट. चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हरिकेन्स है क्या. देखिए, जब हमारी हरिकेन्स की बात करते हैं तो ये एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, विच मीन्स इनका जो फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा ये ट्रॉपिक्स के बीच में. दैट मीन्स आपको यूजुअली 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही देखने के लिए मिलेंगे. स्ट्रॉन्ग विंड,
हैवी रेनफॉल और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करती हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो ये यूजुअली वार्म ओशन वाटर में क्रिएट होते हैं, जहाँ पर आपको ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक का जो रीजन है, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ आपको देखने मिलेंगे। विश्व में अलग अलग स्थानों पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में जब ये फॉर्म होते हैं तो इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं इनका नाम टाइफून्स हो जाता है जब ये वेस्टर्न पैसिफिक में क्रिएट होते हैं, या इंडियन ओशन में इनको ही साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके एक की फीचर्स की बात करें तो देखिए सभी हरिकेन्स की एक आई होती है, विच मीन्स इनका अपना एक सेंटर होता है। आप इस डायग्राम को यहाँ पर देख लीजिए, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये पूरी की पूरी बातें समझने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जो उसका इमीडिएट सेंटर होता है, इसको हम आई बोलते हैं। ऑल राइट, आगे अगर हम इस आई की बात करें तो ये यहाँ पर एक काम एंड क्लियर एरिया होता है। इस आई के सराउंडिंग में आपको एक वॉल देखने मिलेगी जहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ बेसिकली नोन एज द आई वॉल। सो आई वॉल की अगर हम बात करें तो आई के सराउंडिंग जो आपको एरिया दिखाई देगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड है, आई के पास मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पर काम विंड्स होगी, लेकिन जो इसका आउटफ्लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिल जाएगी। यही अगर हम इसके स्पाइरल बैंड की बात करें, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, द स्पाइरल बैंड विच इट इज क्रिएटिंग हियर, यहाँ पर ही आपको आउटवर्ड सेंटर स्टॉर्म दिखाई देंगे, रेनी और गस्टी विंड्स दिखाई देने लगेगी। इसी के साथ अगर हम रेनफॉल की बात करें तो देखिए हरिकेन्स के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमेशा एसोसिएटेड होती है। विंड स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और यही आप देखेंगे एक साइक्लोन जो है वो क्या करेगा, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर देगा। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो हरिकेन्स यूजुअली वार्म ओशन कंडीशन में क्रिएट होते हैं, विच मीन्स यहाँ पर सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वार्म रीजन होना चाहिए, विच मीन्स सेंटर पे आपको लो प्रेशर जोन देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसी के अलावा यहाँ पर लो प्रेशर प्लस वार्म क्षेत्र आपको देखना मिलना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर आसपास हवा चल रही है ये मॉइस्ट होनी चाहिए। सो वी कैन से एज द वार्म एयर राइजेस इट कूल्स, जैसे ही ऊपर जाएगी ठंडी होगी, कंडेंस होगी और लेटेंट हीट को यहाँ पर रिलीज कर देगी, जिसकी वजह से एयर यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की ओर उठेगी, और इसी की वजह से जो हरिकेन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ऑल राइट, सो जैसे जैसे हरिकेन अपनी एनर्जी सोर्स से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये कूलर वाटर या कूलर लैंड के पास जाते जाएंगे, ये यहाँ पर ठंडे होते जाते हैं। सो विच मीन्स हम बोल सकते हैं जैसे ही वो ये वार्म ओशन कंडीशन से कोल्ड ओशन कंडीशन के पास जाएंगे, दे बिकम कोल्डर, और एक टाइम बाद इनकी डेथ यहाँ पर हो जाएगी। ऑल राइट, आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है मस्टर्ड के बारे में। ओके, देखिए यूजुअली जो ऑयल सीड्स होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेप सीड मस्टर्ड। इनका जो यूज़ है वो ऑयल के लिए किया जाता है। ये अपने आप में प्रोटीन रिच होती है, इसीलिए ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद इनका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है लाइव स्टॉक्स को फीड करने के लिए। रेपसीड मस्टर्ड की बात करें तो इंडिया में डोमेस्टिकली ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली ऑयल सीड है, और इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी ये वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि ये जानवरों के चारे के रूप में काम आती है। ना तो क्वेश्चंस कब कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट। देखिए यहाँ पर इन मस्टर्ड सीड में, जब आप रेप सीड मस्टर्ड सीड की बात करते हैं तो इनके अंदर एक एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, ये यहाँ पर आपको जो ऑयल में एक पंजेंसी देखने के मिलती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ग्लूको सिनोलेट्स की वजह से ही एक अजीब सी स्मेल इसके अंदर होती है, जो कि इसको अनप्लेटेबल बना देता है लाइव स्टॉक्स के लिए। साथ ही कई बार ये एनिमल्स में या जो फीड इनटेक्स के फॉर्म में जब ये जाता है तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करने लगता है। इसकी वजह से कुछ ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पर एक लो ग्लूकोसाइनोलेट मस्टर्ड वेराइटी ब्रीड को लाने की बात की जा रही है।
ओके। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटी मस्टर्ड ब्रीडिंग कैसी की जाए। देखिए जो साइंटिस्ट है, यहाँ पर इन्होंने एक तैयारी कर ली है कि ये लो ग्लूकोसिनोलेट की यहाँ पर काम करेंगे, जो कि सिमिलर होगी कोलोना क्वालिटी की रेपसीड की। हालांकि ये जो लाइन्स है, दे फेसेस पेस्ट एंड डिसीज वल्नरेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोसिनोलॉइड जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेस्ट से बचाने के लिए, डिसीजेस से बचाने के लिए, उसको जैसे ही यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, ये एक प्लांट की जो अपने आप की डिफेंसिव कैपेसिटी है उसको भी रिड्यूस कर देगा। नाउ द क्वेश्चंस कम, हम इसको लेकर कैसे आने वाले हैं। जी साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं जीन एडिटिंग के थ्रू। देखिए यहाँ पर जीन एडिटिंग की बात की जा रही है, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने अभी तक 12 में से 10 वेराइटीज़ को यहाँ पर एडिट कर लिया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोसिनोलॉइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। इंडियन वेराइटीज़ में स्पेशली जो वेराइटी है वरुण मस्टर्ड की, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर CRISPR या CS9 की मदद से यहाँ पर एक म्यूटेशन तैयार किया जा रहा है जीन्स में, जो कि यहाँ पर इनके प्रोटीन्स को एनकोड करके नॉन फंक्शनल करने का काम करेगी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जब आपने बात करी है कि जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। जेनेटिकली जो एडिटेड होते हैं, यहाँ पर जो नई मस्टर्ड लाइन है, ओके लेट मी शो यू वन इमेज हेयर। ओके, सो जीन एडिटिंग में होगा क्या, जो नई मस्टर्ड लाइन्स हैं, यहाँ पर जीनोम्स को एडिट किया जाएगा, मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, विच मीन्स केवल जो एक सेक्शन है प्लांट का, जो उसका एक पर्टिकुलर डीएनए है, सिर्फ उसे निकाला जाएगा। लेकिन मॉडिफिकेशन में यहाँ क्या किया जाता है, जो पूरा का पूरा एक जीन डीएनए स्ट्रक्चर होता है दूसरी स्पीशी से, उसे यहाँ पर उठाकर लगा दिया जाता है। राइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीन मॉडिफिकेशन एंड एडिटिंग। देखिए इसको और डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन आपको एक बात जाननी होगी कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 60% कंजप्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया इम्पोर्ट्स के थ्रू ही फुलफिल। ऐसे में मस्टर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल क्रॉप हो जाती है। पोटेंशियलिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, ये उसको कम कर देता है। वहीं अगर हमारे पास सीड्स कम होगी या लीफ ग्लोसोनाइड्स कम यहाँ पर देखने मिलेगा, तो आप देखेंगे इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंस इंडिया में जीएम क्रॉप्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, एनवायरमेंटल रिलीज को लेकर, कमर्शियल कल्टीवेशन को लेकर, ऐसे में जो जेनेटिकली एडिटेड लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, एक ओपन फील्ड ट्रायल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। सो एज वी हैव डिस्कस, जीनोम एडिटिंग एक प्रिसाइज मॉडिफिकेशन है एन ऑर्गेनिज्म डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन विद इन इट्स जीनोम। रादर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एडिटिंग में पूरा का पूरा जो आपको जीनोम है, जो सेक्शन है डीएनए का, उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशी। अगर हम जेनेटिकली जीनोम एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स जिनके जेनेटिक मटेरियल है, इनको ऑल्टर किया जाएगा विद द एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक। ठीक है, और ऐसी ही एक वाइडली यूज्ड जीनोम एडिटिंग टेक्निक है जिसको बोला जाता है CRISPR Cas9, जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है। एक पर्टिकुलर जगह पर कट लगाना, प्रिसाइज लोकेशन को ढूंढना, यहाँ पर एडिशन करना, डिलीशन करना या मॉडिफिकेशन करना डीएनए सीक्वेंस में विद इन दी प्लांट जीनोम इज द एडिटिंग इटसेल्फ। ओके, चलिए बात कर लेते हैं CRISPR Cas9 के बारे में। क्रिस्पर Cas9 की अगर बात करें तो जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है डीएनए को मॉडिफाई करने में, ऑल्टर करने में विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप समझिए ये शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। CRISPR की बात करें तो ये स्टैंड करता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, जो कि यहाँ पर प्रोटीन नंबर 9 से एसोसिएट होता है। इस टेक्निक में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज़ द क्रिस्पर एरे
और Cas9 प्रोटीन। क्रिस्पर एरे की बात करें तो ये शॉर्ट रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वही Cas9 प्रोटीन की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूलर सिजर की तरह काम करता है, जहाँ पर डीएनए को कट करना एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ये किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? प्रिसीजन हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वर्सेटैलिटी आपको देखने मिल जाएगी। चैलेंज क्या है? देखिए, ऑफ टारगेट इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, कई बार एथिकल कंसीडरेशन लेना पड़ता है। हालांकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्रिस्प SRCS9 बहुत ही रिवॉल्यूशनाइज है, और इसी को लेकर आप वरुणा, जो हमारे यहाँ एक तरीके की वैरायटी है, आप इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और उसके पहले आप ये इमेज देख लेंगे कि क्रिस्पर वर्क कैसे करता है। इस पूरे के पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rozacademy.in पर जा सकते हैं, जहां पर आपको इस पूरे सेक्शन का PDF फॉर्म डाउनलोड करने मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल रॉज अकेडमी ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं। डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स और डिफरेंट MCQs आपको मिलेंगे, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए आगे बात करते हैं रैप्टर्स के बारे में, जिन्होंने इंडिया में टावर्स को अपना घर बना लिया है। देखिए, एक स्टडी की गई यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें पाया गया कि जो वाइट बैलिड सी ईगल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन के द्वारा टावर्स बनाए जा रहे हैं, इनको ही ये अपना ब्रीडिंग सेंटर या अपने लिए एक नेस्ट की तरह उपयोग में ला रहे हैं। कारण क्यों? जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव है नेस्टिंग के, उनकी स्कार्सिटी होना, उनका कम हो जाना, ये जो बिहेवियरल चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको ऑब्जर्व किया है ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड ने। साथ ही दोनों ने इस बात के भी कयास लगाए हैं कि इन नियर फ्यूचर ये जो इंसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्क का काम भी कर सकता है। हालांकि ये एक तरीके से बेनिफिटेड भी है, लेकिन एक तरीके से रिस्क का काम भी कर सकता है। यहाँ पर एक टेक्सा हाईलाइट में एक स्टडी की गई, जहाँ पर ये पता लगा है कि लैक ऑफ सूटेबल ट्रीज फॉर नेस्टिंग एज अ ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड दिस ट्रेंड, विच मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिसरप्ट करते जा रहे हैं। व्हाइट बेलिड सी ईगल के बारे में बात करें, सो ये एक रेसिडेंट रैप्टर है जो कि ऐसी प्रोटेडा फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मेजरली आपको कोस्टल एरिया इंडिया में, बांग्लादेश की ईस्टर्न कोस्ट में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में और सदर्न चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। ये डायनल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और यूजुअली ये प्राइमरी फीडर्स होते हैं ऑन सी स्नेक्स एंड फिश। अगर हम इनकी बात करें तो यूजुअली इन्हें इनलैंड वाटर के आसपास या टाइडल रिवर के आसपास और फ्रेश वाटर के आसपास नोटिस किया जाता है। एज ऑफ नाउ इफ विल टॉक अबाउट, तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का पार्ट है। रेड लिस्ट की बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लीस्ट कंसर्निंग कैटेगरी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात करी जा रही है मून के डार्क साइड के बारे में। देखिए रिसेंटली हुआ क्या, आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं ना, इसे शेयर किया है इसरो ने, और ये है मून की द डार्क एंड द हिडन साइड, जिसे फार साइड के नाम से भी कई बार जाना जाता है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ये इमेज यहाँ पर रिलीज करी है, जो कि लूनर सरफेस की शेड्यूलिंग या उसके लैंडिंग के बारे में बात कर रही है। ये जो फार साइड है मून का, इसी को हम डार्क साइड के नाम से भी बोलते हैं, और यूजुअली अर्थ से देखने पर ये लगभग हिडन होता है। इस इमेज को कैप्चर देखिए कहाँ पर किया गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे किया है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा के द्वारा, विच इज़ LHDAC। ये वो कैमरा है जो कि चंद्रयान 3 के लिए सेफेस्ट लैंडिंग स्पॉट देखेगा, विच मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन देखेगा जहाँ पर सूटेबल हो, जो बोल्डर रहित हो, जहाँ पर डीप ट्रेंचेस है या नहीं है, कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से यहाँ पर ये इसरो को इमेज भेजेगा कि कहाँ पर लैंडिंग करवानी है। ऑलराइट, अभी आपको पता है रशिया का जो लूना 25 है, ये मिशन पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, और फाइनली अब सबकी निगाहें हैं इंडिया के चंद्रयान मिशन के ऊपर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में लूना के टाइम पर भी ये इमेजेस रिलीज़ की गई थी, लेकिन फाइनली इसरो ने इन्हें यहाँ पर ऑफिशियल रिलीज़ कर दिया है।
चलिए, मून के डार्क साइड के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो डार्क साइड है मून का, ये एक हमेशा मिसनॉमर रहा है। ये इसको हम बोल सकते हैं, ये फार साइड कहा जाता है। फार साइड मून का मतलब ये है कि ये हमेशा डार्क नहीं है, बट इट रिसीव्स सनलाइट जस्ट लाइक द नियर साइड। हाउएवर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ द साइड दैट नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। क्यों? क्योंकि मून का जो सिंक्रोनस रोटेशन है अर्थ के साथ, उसकी वजह से हमें ये साइड कभी भी विजिबल नहीं हो पाता। इसका अपना एक डिफरेंट अपीयरेंस है। अगर हम इसकी नियर साइड की बात करें, विच मीन्स वो साइड जिसे हम देख सकते हैं, उसके ऑपोजिटली यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सटेंसिव या प्रोमिनेंट क्रेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। फेजेस की बात करें तो मून, देखिए आपको पता है, अलग अलग फेजेस से गुजरता है उसकी, क्योंकि रिलेटिवली पोजीशन चेंजिंग होती है। ठीक है, अर्थ और मून की और सन की। और यहाँ पर 8 प्राइमरी फेजेस कहे जाते हैं, जैसे न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबल्स, फुल मून, वेनिंग गिबल्स, थर्ड क्वार्टर एंड दी वेनिंग क्रिसेंट। एज यू कैन सी हियर, there is always one side which is unvisible for us, and this is the dark side. All right, और यहीं पर तो हमें लैंडिंग करनी है। और इसके बाद अगर इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग कर देता है, दैट वी आर होपिंग कि ये लैंडिंग सक्सेसफुल होगी, तो इंडिया यहाँ पर एक इतिहास रच देगा। चलिए आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है केरला में 189 ट्राइबल कॉलोनीज जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, जब हम केरला की बात करते हैं तो ये वो पहला ऐसा स्टेट बनकर निकल कर आता है कंट्री में, जिसने राइट टू इंटरनेट को एक बेसिक राइट यहाँ पर बताया था। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे राइट टू इंटरनेट को डिक्लेयर करने वाला केरला, आज लगभग इसको 189 आदिवासी, या फिर हम उरू ट्राइबल कॉलोनीज की बात करें जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, इनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, नॉट इवन मोबाइल कनेक्शन। अब देखिए, ऐसे में ये लगभग 5,000 ऐसे ट्राइबल स्टूडेंट हो जाते हैं जो इन कॉलोनीज में रहते हैं, जो कि बेसिक एजुकेशन से इस वजह से दूर हो जाते हैं। अगर अब बात करें इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटली कट ऑफ ट्राइबल कॉलोनीज का एक पार्ट है। यहाँ पर 75 कॉलोनीज है और 2000 से भी ज़्यादा ट्राइबल स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, इसी के बाद आपको कन्नूर डिस्ट्रिक्ट देखने मिलेगा, जहाँ पे 1140 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इसी डिजिटल कट ऑफ को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिजिटल गैप है। जब हम शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो उनका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि सारी जगह पर कम्युनिकेशन टावर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाए ट्राइबल कॉलोनीज़ में, फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि एक तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोविजन के अंदर भी पार्ट है, साथ ही यहाँ पर एक गोल है जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि डायरेक्टली 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने में ऐसी रिमोट लोकेशंस के लिए काम करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो कम्युनिटी स्टडी रूम्स हैं इन क्षेत्रों के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं? देखिए, केरला गवर्नमेंट ने क्लेम करती है कि जो कम्युनिटी स्टडी रूम्स हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया है अक्रॉस दी स्टेट, और इन कम्युनिटी स्कूल्स में जो बच्चे हैं इनको मिलेगी फ्री इंटरनेट सुविधा। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं जो रिमोट लोकेशन पे रह रहे हैं, वो डिजिटली डिस्कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, और सरकार का जो क्लेम है कम्युनिटी स्टडी रूम्स का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें फेल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो KFON प्रोजेक्ट है, विच इज़ दी केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसे स्टार्ट किया गया था 2019 में, राइट, ये एम करता है कि ये फ्री इंटरनेट एक्सेस देगा लगभग 20 लाख BPL फैमिलीज़ को, राइट, और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक नॉमिनल रेट पर दिया जाएगा। और इस तरीके का जो पहला फेज़ है, इसको 2023 में ही लॉन्च किया गया है। ऐसे में जब हम बात करते हैं तो केरला हाई कोर्ट ने एक प्रोविज़न पर यहाँ पर बात उठाई। बात ये उठाई कि जो राइट टू एक्सेस द इंटरनेट है, ये बेसिकली पार्ट बनता है आपके फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन का,
और राइट टू प्राइवेसी का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे में जब इन व्यक्तियों के पास इनको कट ऑफ यहाँ पर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप इनके राइट, इनके अधिकार आर्टिकल 21 का भी हनन कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। सो देखिए आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट गारंटी करता है, प्रोटेक्शन करता है राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, विच मीन्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। यहाँ पर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, साथ ही इन सबको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, विच मीन्स अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राइट है उसका यहाँ पर हनन हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पुट्टास्वामी केस के अंदर इसे राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट बनाया गया है। ऐसे में जो गवर्नमेंट यहाँ पर KFON प्रोजेक्ट में क्लेम कर रही है उसका फुलफिल नहीं हो पाना इज़ नॉट राइट। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है सऊदी और UAE के डिवाइड के बीच में, जो कि अब हो चुका है पब्लिक। देखिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ पर इन्होंने अपना एक एंगर एक्सप्रेस कर दिया है एंड एक थ्रेट दिया है टुवर्ड, एक थ्रेट शो किया है टुवर्ड्स द UAE, जो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नेशंस। ओके आगे अगर हम बात करें तो जो UAE के रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, जिन्हें हम MBZ यहाँ पर कई बार बोल सकते हैं, इनको यूजुअली MBZ ही लिख दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ दिख भी जाएगा ये लिखा हुआ, राइट। और जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, इनके बीच में यूजुअली एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है हमेशा से पास्ट में। इन्होंने बहुत सारे रीजनल मुद्दों पर एक साथ काम किया है, बहुत सारे मुद्दों पर कोऑपरेशन यहाँ पर किया है, चाहे आप बात करें यमन की वॉर के बारे में या इजिप्ट में सपोर्ट पहुँचाने के बारे में, इजिप्ट में अल सीसी रिजाइम को सपोर्ट पहुँचाने के बारे में, या ईरान को काउंटर करना हो, या फिर यहाँ पर एक ब्लॉकेड तैयार करना हो कतर के लिए। दोनों ने ही हमेशा एक साथ काम किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोनों के बीच में डिफरेंसेस इमर्ज होने लगे। जैसे अगर हम बात करें UAE ने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया अपनी ट्रूप्स फ्रॉम यमन इन 2019 इटसेल्फ, और यहीं पर यहाँ पर एक इनका, क्योंकि ये इनका अपना एक पर्सनल एजेंडा था, UAE ने एक्सपैंड करा अपना जो प्रेजेंस है, जो रिजाइम है, उसको एरिट्रिया में, सोमालिया में। वहीं सऊदी की अगर हम बात करें तो सऊदी अभी भी यमन और सीरिया में चैलेंजेस फेस कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और डिफरेंस की बात करें अगर यहाँ पर, तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं परस्यूड कर रहा है डी एस्केलेशन एफर्ट्स को, which means it is lifting the Qatar blockade and initiating dialogue with the Iran। वहीं अगर आप UAE की बात करेंगे, वो अभी भी एक हेजिटेशन कंडीशन में है कि उसे फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। सो आप देखेंगे एक तरफ सऊदी है जो कि लिफ्ट कर रहा है कतर ब्लॉकेट को, इनिशिएट कर रहा है अलग अलग डायलॉग्स को ईरान के साथ, जबकि इनकी एज ओल्ड दुश्मनी है, लेकिन UAE अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से डाउट में है। वहीं अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें तो जो UAE है वो नॉर्मलाइज करना चाह रहा है अपने टाइज को इसराइल के साथ, और जो एक दूसरे स्टांसेस हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जैसे सूडान, ईरान, इन सबको भी दूर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों जो सऊदी और UAE है आज की डेट में कहीं ना कहीं compete कर रहे हैं एक एक जगह पे अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, जैसे ग्लोबल बिजनेस मार्केट में, जैसे टूरिज्म के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा दोनों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे से compete करना चाह रहे हैं। डिस्पाइट दिस कंपटीशन ऑल्सो जो सऊदी अरेबिया है, इट इज़ क्रिएटिंग अ लीडरशिप पोजीशन इन द अरब इस्लामिक वर्ल्ड, और जो उसका ग्लोबल एनर्जी पर सिग्निफिकेंस है इट इज़ वेरी हाई, जो फाइनेंसेस है वो भी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखेंगे सऊदी का जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। इसी की वजह से जो रिलेशनशिप है बिटवीन सऊदी एंड UAE, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोऑपरेशन शिफ्ट को कॉम्पिटिशन शिफ्ट की तरफ भी लेकर जा रहा है। ऑल राइट, सो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। चलिए, तो इसी के अलावा आप पढ़ सकते हैं सऊदी और UAE के क्या हिस्टोरिकल टाइज हैं, आप उसकी डिटेल जान सकते हैं, और इस मैप के थ्रू आपको बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है नॉर्थ सी ड्रिलिंग के बारे में। देखिए, यूके प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक है, इन्होंने सपोर्ट कर दिया है कि न्यू फॉसल फ्यूल ड्रिलिंग यहाँ पर ब्रिटेन के कोस्ट के पास हो जाना चाहिए। ये जो मूव है, इसमें बहुत सारे कंसर्न देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक कंसर्न देखने मिल रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट का बोलना है कि ये जो ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसके लिहाज से ये सब कुछ अच्छा नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो लगभग 31 जुलाई 31 को जो स्टेट है, इन्होंने ड्रिलिंग को इंश्योर कर दिया और बोला है कि ब्रिटेन की अगर हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ाना है तो हमें नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करना आवश्यक है। लगभग 100 लाइसेंस यहाँ पर ओवर लाइक 100 लाइसेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवॉर्डेड विद द फर्स्ट इन द ऑटम। अगर हम की हाइलाइट्स के बारे में बात करें, हिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या रही है, तो जो नॉर्थ सी है, आप इसे देखेंगे, ये लाई करता है बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ओके, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे एंड डेनमार्क के क्षेत्रों में आपको नॉर्थ सी देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो 1958 का जेनेवा कन्वेंशन, ये स्टैब्लिश करता है दैट कंट्रीज हैव राइट ओवर कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एंड एनेबलिंग देयर एक्सप्लोरेशन आल्सो, विच मीन्स अगर हम बात करें तो यूके का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट है 1964, वो भी यहाँ पर जुरिसडिक्शन देता है ओवर द सीबेड ऑयल एंड द ग्रास रिसोर्सेज। वहीं अगर हम ब्रिटिश पेट्रोलियम्स की बात करें तो दे रिसीव द फर्स्ट यूके नॉर्थ सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इन 1964, और यहीं पर बीपी ने डिस्कवर किया था नेचुरल गैस को 1965 में, और कमर्शियल ऑयल 1970 की। नेचुरल गैस के और इसके जो रिजर्व है वो आपको नॉर्थ सी में देखने के लिए मिलेंगे। चैलेंजेस क्या थे? देखिए, नॉर्थ सी में जो एक्सप्लोरेशन है वो लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से सेफ्टी इंपॉर्टेंट को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे, और इसी के बाद पोस्ट पाइपर अल्फा डिजास्टर 1988 ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रोक दिया। जो प्रोडक्शन है वो लगातार पीक पर गया 1999 तक, और धीरे धीरे इसको डिक्लाइन कर दिया गया 2022 तक। कारण क्यों? देखिए, चैलेंज है ऑफशोर ड्रिलिंग। यूएस बेस्ड जो नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसलिंग है, इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो रिस्क है यहाँ पर नॉट अलोन टू द एनवायरनमेंट, लेकिन जो वर्कर्स है, जो वाटर या जो वाइल्ड लाइफ, तीनों को यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। कारण क्यों? ऑफशोर ड्रिलिंग की वजह से पहले तो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट होगा, साथ ही सी लेवल बढ़ने के चांसेस हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी भी आपकी यहाँ पर हैम्पर होगी, पानी एसिडिक होगा जिसकी वजह से कार्बन पॉल्यूशन आपको देखने मिलेगा, इससे कोरल रीफ्स भी इम्पैक्ट होंगे, और साथ ही साथ जो शेलफिश और मरीन इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है। और इसी को लेके देखिए, यूके क्लाइमेट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इन्होंने बोला कि ये जितनी भी कंडीशन है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज कमेटी ने बोला कि एक इनएडुकेट प्रिपरेशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। ऐसे में जो ये नॉर्थ सी की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। बात करते हैं नॉर्थ सी की, तो एक मार्जिनल सी है जो आपको अटलांटिक ओशन में दिखाई देगी, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का पार्ट। अगर हम इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इसके चारों ओर आपको दिखाई देंगे। इसकी अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो ये ब्रिटिश आइल्स और टू द वेस्ट और नॉर्थ यूरोप, मेनलैंड ईस्ट के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्योग्राफी और हाइड्रोग्राफी की बात करें तो नॉर्थ सी लगभग 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। ये रिलेटिवली शैलो वाटर है, और इसकी एवरेज डेप्थ केवल और केवल 95 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो इट इज़ अराउंड 700 मीटर विच इज़ 2300 फीट, दैट इज़ इन द नॉर्वेजियन ट्रेंच इटसेल्फ। आइलैंड्स एंड आर्किपेलागो की बात करें तो नॉर्थ सी कंटेन करता है बहुत सारे आइलैंड आर्किपेलागो, जिसमें से आपको शेटलैंड आइलैंड, ओकेनियन आइलैंड, फरोसे आइलैंड और हेलिगोन आइलैंड देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज इनके चारों तरफ है, इनको रिच रिसोर्सेज मिलते हैं, ना केवल मैरीटाइम, फिशिंग, कल्चर इंट्रैक्शन, बल्कि गैस के बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फिशिंग इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में।
जहाँ पर बात की जा रही है इक्वेडोरियन रिजेक्ट्स ऑयल ड्रिलिंग इन द अमेजोन इन द हिस्टोरिक डिसीजन। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। देखिए इक्वेडोरियंस ने वोट किया है ऑयल ड्रिलिंग के ऑपोजिट जाकर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो प्रोटेक्टेड अमेजोन फॉरेस्ट है इसको यहाँ पर कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। लगभग 90% से भी ज़्यादा बैलेट यहाँ पर काउंट किए गए, जिसमें जो इक्वाडोरियंस है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ऑयल एक्सप्लोरेशन इन ब्लॉक 44, जो कि याजुनी नेशनल पार्क के पास सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी रीजन है। ओके, और ये जो एरिया है ये इनहेबिटेट किया जाता है तगीरी और तारमोनी, जो कि आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं उनके द्वारा। 1989 की बात करें तो यसुनी को डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। विच मीन्स अगर आप देखेंगे तो यजूरी नेशनल पार्क वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना इसको नुकसान पहुंचाने जैसा है। साथ ही यहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स आपको टगेरीज और तारोमीनियन भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सो दिस यू कैन सी द यजूरी नेशनल पार्क, द इक्वाडोर एंड द नियर बाय एरिया। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ लोकेशन के बारे में। तो देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इनको यूजुअली अमेजोन के भी नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग 9 कंट्री ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। अमेजन बेसिन की बात करें तो लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सट्रीमली रिच है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, फ्लोरा फौना रिच है, यूनेस्को के बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट का भी पार्ट ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अमेजन रिवर की बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जो यहाँ से निकलती है और वही इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और इम्पॉर्टेंट नदी के रूप में काम करती है। इंडिजीनियस ग्रुप की बात करें तो बहुत सारी इंडिजीनियस ट्राइब जिनका अपना एक ट्रेडिशनल कल्चर है, लैंग्वेज है, वो यहाँ लोगों से दूर इस क्षेत्र में रहते हैं। इतने बड़े बायोडाइवर्स होने के कारण ये विश्व का ग्लोबल क्लाइमेट का मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस भी ये करते हैं और इसी वजह से इन्हें विश्व का लंग भी बोला जाता है। विद दिस इमेज यू कैन सी हाउ फार एंड इन हाउ बिगर एरिया द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं आज के मेन के क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, आप ये बताएंगे। साथ ही इनके फॉर्मेशन की डिफरेंट स्टेजेस क्या है और डिसएप्रोप्रिएशन की स्टेज क्या है, इसको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आर्टिकल 21 जो कि भारत के संविधान में आपको दिया गया है, इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे। साथ ही आप ये बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट और लिबर्टी से कैसे संबंधित है। साथ ही इसके इम्प्लीकेशन, सेफगार्ड, ये किसी भी इंडिविजुअल के अधिकारों को कैसे सेफगार्ड करता है, इसको भी आपको बताना है। आप अपने आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में rausacademy.in पर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देयर यू कैन गो एंड अपलोड योर आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.